आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि संपत्ति का विभाजन का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। इस बात को जानने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से होता है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों, हमारे देश में संपत्ति का विभाजन 4 तरीकों से होता है। सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि जिन सदस्यों के बीच विभाजन होना है वो आपस में ये सेटलमेंट करके तय कर लें कि किस व्यक्ति को कौन सी संपत्ति मिलेगी और कितना हिस्सा उसको मिलेगा। और जब सारी चीजें आपस में तय हो जाती हैं तो सबको मिल बैठकर एक ऐसी डीड लिखकर तैयार कर लेनी चाहिए जिसको कि पार्टीशन डीड बोला जाता है और उसको फिर रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। ये तरीका काफी सुरक्षित और प्रचलित तरीका है, लेकिन इसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है और इसकी मान्यता तभी है। लेकिन समस्या तब आती है कि इसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाने के लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू की स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है, इसलिए ये तरीका थोड़ा खर्चीला साबित होता है। दूसरा तरीका इसमें तब इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है जब किसी भी संपत्ति के पार्टीशन के लिए परिवार के सभी सदस्य एकमत नहीं हो, राजी नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट में एक पार्टीशन की पिटीशन दायर करनी पड़ती है और फिर उस संपत्ति को कोर्ट के द्वारा पिटीशन के द्वारा एक डिक्री ले ली जाती है। लेकिन इस तरीके का दोस्तों एक बहुत बड़ा नुकसान है, कोर्ट की प्रक्रिया में टाइम लगता है, क्योंकि कई बार कोई भी एक दूसरी पार्टी विरोध कर देती है, आक्षेप लग जाता है और ऐसे में कोर्ट की प्रक्रिया बाधित होती है और उसमें समय लग जाता है। अब बात करते हैं कि पार्टीशन का जो तीसरा तरीका है वो क्या है। तो तीसरा तरीका है कि मौखिक बंटवारा कर लिया जाए और ये तरीका हमारे देश में मौखिक विभाजन के तौर पर सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें होता यह है कि घर परिवार के बड़े बुजुर्ग आपस में मिल बैठकर ये तय कर देते हैं कि परिवार के किस सदस्य को कौन सा हिस्सा मिलेगा और कितना हिस्सा मिलेगा। और ऐसे में जिस परिवार के सदस्य को जो उसका हिस्सा मिलता है वह उसको यूज करने लग जाता है। कई लोग उसमें मकान बनाकर रहने लग जाते हैं, यानी कि अपने हिसाब से उस संपत्ति का वो यूज करने लगते हैं। लेकिन इसमें समस्या तब आती है जब मौखिक बंटवारा में कई बार वाद विवाद हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में उस मौखिक बंटवारे को कोर्ट में साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मौखिक बंटवारे का कोई लिखित सबूत नहीं होता, कोई लिखित डीड नहीं होती या ऐसा कोई मेमोरेंडम नहीं होता जिसको कि कोर्ट में ले जाकर साबित किया जा सके। और सिर्फ मौखिक बंटवारे को कोर्ट भी सबूत के तौर पर नहीं मानता, कोर्ट के पास सबूत के तौर पर कोई लिखित दस्तावेज हो तब उसको कोर्ट मानता है। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि बंटवारे के जो 2 तरीके हैं उसमें पहला तरीका उसको रजिस्टर्ड करवाना होता है, खर्चा लगता है, और जो मौखिक बंटवारा होता है उसमें किसी भी तरह का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता, इसलिए ऐसे किसी भी बंटवारे को विवाद होने की कंडीशन में कोर्ट में साबित करना मुश्किल होता है। तो अब बात करते हैं हम चौथे तरीके की। इसमें संपत्ति के विभाजन के लिए एक मौखिक सेटलमेंट होता है और फैमिली के मौखिक सेटलमेंट के बाद एक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है या एक डीड को लिखकर तैयार कर लिया जाता है और उस पर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, अंगूठे के निशान ले लिए जाते हैं और इसको एक याद के तौर पर रख लिया जाता है। और इस प्रकार से फैमिली मेमोरेंडम का ये डीड परिवार के हर सदस्य के लिए लागू होता है। और चूंकि इस मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी नहीं होता, कहने का यह मतलब है कि फैमिली मेमोरेंडम सेटलमेंट एक ऐसा तरीका है जिसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है और इसके बावजूद मौखिक बंटवारा की तुलना में इसको कोर्ट में साबित करना आसान है। तो अब बात आती है कि ये फैमिली मेमोरेंडम सेटलमेंट आखिर चीज क्या है और इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि इसको एक सही डॉक्यूमेंट के रूप में भविष्य में कोर्ट में साबित किया जा सके। तो इस फैमिली मेमोरेंडम सेटलमेंट के बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है और कुछ सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट भी हैं। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, काले एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि फैमिली सेटलमेंट उन लोगों के बीच किया जाता है जो कि एक नजदीकी रिश्तेदार हों, जिनमें आपस में ब्लड रिलेशन हो, और इसको परिवार के, समाज के या उस इलाके के मौजूद और बुजुर्ग लोगों की मदद से तैयार किया जाता है। और इस प्रकार से किया गया सेटलमेंट परिवार के हर सदस्य को मानना जरूरी होता है, हर परिवार के सदस्य को इसमें उसकी भागीदारी होती है। और इस प्रकार के किए गए सेटलमेंट में परिवार के हर सदस्य जो हिस्सा उनको दिया गया है उस संपत्ति में से जो भी बंटवारे में उनके नाम से हिस्सा आया है उस संपत्ति को यूज करने लग जाते हैं
और उसमें रहने लग जाते हैं। इसी प्रकार का एक अन्य जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2020 में भी जारी किया था, जो कि रविंद्र कौर वर्सेस मंजीत कौर के नाम से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था। उसमें भी ये कहा गया था कि फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम अगर बनाया गया है और उसमें परिवार की सभी सदस्यों की सहमति है और ऐसे में सभी बुजुर्गों की सलाह भी उसमें शामिल है, तो ऐसे किसी भी मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होगा और इस प्रकार से किया गया सेटलमेंट परिवार के हर सदस्य को मानना जरूरी होगा। अब दोस्तों, फैमिली मेमोरेंडम सेटलमेंट के लिए कुछ ऐसी बातों की जानकारी हमें होना जरूरी है, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखने की हमें जरूरत है, ताकि इस तरह का अगर फैमिली मेमोरेंडम सेटलमेंट तैयार किया जाए तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां हम रखें कि भविष्य में उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सके और उसको साबित भी किया जा सके। और शुरू में ही उसका स्वरूप इस तरह से रखा जाए कि परिवार का हर सदस्य उसको मान ले और उन लोगों के बीच में किसी भी तरह के झगड़े या विवाद की नौबत ही न आए। अब इसके बावजूद कोई विवाद हो जाता है और मामला कोर्ट में जाता है, तो इस फैमिली मेमोरेंडम की वजह से एक सही चीज को, सही हिस्से को और सही विभाजन को साबित किया जा सके। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी गाइडलाइन तैयार की है कि फैमिली मेमोरेंडम सेटलमेंट बनाया जाए तो उस टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली जरूरी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही, सेटलमेंट मेमोरेंडम परिवार के हर सदस्य की सहमति से और प्रभावी रूप से उस संपत्ति पे उनके हक को देखकर बनाया जाए, यानी कि किसी भी हक दूसरे का हक प्रभावित ना करे, यानी कि किसी एक परिवार के सदस्य के हक को दूसरे परिवार के सदस्य का हक प्रभावित ना करे। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों के बीच किसी तरह का कोई विवाद ना हो, आपस में मेल मिलाप हो और इस तरह से उसको बनाया जाए कि सबकी सहमति उसमें आवश्यक रूप से हो और किसी भी परिवार के सदस्य को उसमें यह नहीं लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है या उसको उसका हक और हिस्सा कम मिला है या गलत जगह मिला है। इसमें जो दूसरी गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताई वो ये बताई कि इसमें परिवार के हर सदस्य की सहमति हो और वो अपनी सहमति से उस पर सिग्नेचर करे, अंगूठे के निशान लगाए। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ये सब किसी भी जोर जबरदस्ती या धोखे में रखकर न करवाया जाए। अब इसमें एक ऐसी बात है जिसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि फैमिली सेटलमेंट का ये मेमोरेंडम और फैमिली सेटलमेंट के लिए जो डीड लिखी जाती है, जिसको कि हम हाथ से लिखकर तैयार करते हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। इसमें जब लिखित फैमिली सेटलमेंट किया जाता है तो जिस वक्त वो सेटलमेंट होगा, यानी जिस वक्त उस चीज का फैसला होगा उसी वक्त उसको लिखा जाएगा, तभी वो मान्य होगा और इसके साथ साथ उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा। लेकिन बात आती है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट की, तो इसको मौखिक सेटलमेंट के कुछ दिन बाद लिखा जा सकता है, जो कि याददाश्त के तौर पर लिखना जरूरी होता है और इसको 5 से 7 दिन या उसी महीने के अंतराल में लिख लेना चाहिए और इसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होता है। और ये कितने दिनों बाद लिखा जाए इसके लिए कोई स्पष्ट रूप से नियम नहीं बना हुआ है, लेकिन 5 से 7 दिन या उसी महीने में करवा लिया जाए तो बेहतर रहता है। और इसके लिए जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि लिखित मेमोरेंडम में सभी सहभागियों के या उसमें जितने भी वारिस और हकदार होते हैं उनके सिग्नेचर और अंगूठे के निशान अनिवार्य रूप से ले लेने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से फैमिली सेटलमेंट बनाने का मूल उद्देश्य उस परिवार को कानूनी प्रक्रिया से बचाना और कोर्ट कचहरी के चक्रों से मुक्ति दिलाना है और इसके साथ साथ परिवार में उच्च सामंजस्य बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना और मेलजोल बनाए रखना भी इसका एक उद्देश्य है। और परिवार में संपत्ति को लेकर किसी तरह के वाद विवाद या कोई ऐसे डिस्प्यूट है तो उनको मौखिक सेटलमेंट से दूर किया जा सकता है और इसके लिए कोई ऐसी डीड या मेमोरेंडम भी तैयार किया जाता है और उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है तो वो बेहतर होता है, वरना मौखिक सेटलमेंट मेमोरेंडम भी मान्य होता है। तो इस प्रकार से ये तरीका परिवार की संपत्ति के बारे में एक अच्छी पहल है और उसमें अच्छी व्यवस्था को बनाए रखने की एक पुरजोर कोशिश भी है और उस परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और डिस्प्यूट को खत्म करके उनके बीच एक अच्छी स्थिति पैदा करने की कोशिश है। तो दोस्तों, लिखित फैमिली मेमोरेंडम के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है तो साथ में बेल आइकन बटन भी जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।